नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, खुश होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे एकदम हेल्दी होंगे, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो अपने आप को बचा के रखना है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। साथ ही साथ हम लोग फैजल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, धार कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और जेबीपी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे स्टेट का कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो टोटली जो हमारा वीडियो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा A to Z धीरे धीरे कवर करूँगा। एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन का कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्राइब कर दो, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें वो सियासतें मिली जहाँ पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था। तो टोटल 11 राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, और बाकी के जो थे 552 या उससे भी ज़्यादा यानी 565 था, ठीक है, 565 जहाँ पे ब्रिटिश के अलावा जो राजाओं थे यानी प्रिंस स्टेट थे, वहाँ पे राजा लोग राज कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बने वो चाचा नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, और जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत जो आज इतना आपको दिख रहा है कंट्री, इतने सारे स्टेट, 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज, तो इसके पीछे बहुत ये है, मतलब इसको जोड़ के रखने वाले जो महान शख्स थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनको देखोगे कि उनका स्टैचू आपको देखने को मिलेगा, आपको गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैचू कहते हैं उसको, वो याद रखना। तो उनको आयरन मैन भी कहा जाता है। तो ये पूरा सियासतों को जोड़ के रखें। तो हुआ क्या कि जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स हैं उनको एक ऑफ़र दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया कि देखो यार, अब हम लोग का देश आज़ाद हो चुका है, ठीक है, 1947 की बात है। अगर तुम चाहते हो, मतलब ये बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किस से, तो प्रिंसेस स्टेट से ये ऑफर दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर तुम हमसे चाहते हो जुड़ना है तो आप तुम हमसे जुड़ जाओ, तुमको हम पेंशन देंगे और भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए तुमको देंगे। हालांकि वो दिए भी, ठीक है, बोले कि तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुमको एक सीट मिलेगा, विधानसभा सीट मिलेगा, तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, तुम्हें पेंशन दिया जाएगा, तुम्हें ये होगा, तुमको वो देंगे। ऐसा हुआ, बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर तुम चाहते हो पाकिस्तान के साथ जो ज्वाइन होना तो तुम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो सकते हो, या फिर तुम चाहते हो इंडिपेंडेंट होना तो तुम इंडिपेंडेंट हो सकते हो। यह कहना किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जिसमें से 552 प्रिंसेस स्टेट में से 449 प्रिंसेस स्टेट जो थे वो भारत के साथ मिल गए बहुत आसानी से, वो लोग एग्री हो गए, ठीक है। बट इसके अलावा जो 3 स्टेट ऐसे थे जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करें तो ये ऐसे स्टेट थे जो कि ये ना भारत के साथ ना मिलना चाहते थे, और ये पाकिस्तान, कुछ तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे और कुछ तो बोलते थे कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, हमें को इंडिपेंडेंस चाहिए। इन सबको 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल तक सोच लो फिर जवाब देना। तो उसमें जो अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, ये क्या किए निज़ाम, ये 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान को जाकर दे दिए। तो पाकिस्तान को ये दे रहे थे और बोल रहे थे देखो हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम मेरी मदद करो, हमको अपने में संभालो। अब ये हालांकि ये पॉसिबल है नहीं, आप खुद देखो, ये मैप के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो। मैं इसको 1 मिनट ये चूज कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हो, 1 मिनट दोस्तों, चलो। तो यहाँ पे ये हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा हैदराबाद है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि हम जाके पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ है पाकिस्तान। ये ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर बीचों बीच जो राज्य है और वो एक कंट्री बन जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इनको बोला गया कि देखो आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको स्पेशल प्रोविज़न देंगे, और आपको हम इलेक्शन लड़ने के लिए भी देंगे, सीट देंगे, आप लड़ो इलेक्शन।
पेंशन भी देंगे, इनको बोला गया, लेकिन ये नहीं माने। और यहाँ पे बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो था आपका दोस्तों बात करें, वो आपका 13 सितंबर यानी 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चला, वो भी 1948 में। तो ये ऑपरेशन पोलो चला, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा मिलिट्री फोर्स जाता है, पूरा मिलिट्री फोर्स इन पर दबाव डालता है और ये हम लोग के राज्य में, मतलब बात करें भारत में, ये मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ हैदराबाद का काम समाप्त हो गया। ठीक है, चलो हैदराबाद का काम निपटा लिए। अब आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को बोले कि देखो यार, ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो बोलती थी नहीं, हमको भारत के साथ ही रहना और हमको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो मेजोरिटी में थी और वो ज़्यादातर हिंदू थे। और जो वहाँ पे राजा था जो मिलना चाहता था पाकिस्तान के साथ, वो एक मुस्लिम था। ठीक है, मुस्लिम था और वो चाहता था पाकिस्तान के साथ मिलना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से बात करें तो इनके साथ रेफरेंडम हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, रेफरेंडम होने के साथ ये हमारे साथ भारत में आ गए। ठीक है, चलो अब आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में बात करें दोस्तों तो एक हरि सिंह नाम का राजा रहता था। ये बोला कि देखो, हम ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं और ना ही तुम्हारे भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये बोलते हैं हरि सिंह कि हम ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं और ना ही तुम्हारे साथ भारत के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, हमको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है, बहुत मनाए कि देखो ऐसा नहीं है, तुमको हम ये देंगे वो देंगे। इनको बोला गया आर्टिकल 370 का प्रोविज़न देंगे तुमको, जो कि आपको पता है अब हट गया है। तो ये सब बोला गया, लेकिन ये बोले नहीं, हमको चाहिए स्वतंत्र। तो इनको ठीक है, मौका दिया गया 1 साल तक। सोचिए, सोच के बताइए तब तक क्या हुआ उस 1 साल के दौरान कि पाकिस्तान जो था इन पे इन्वेट कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान इन पे इन्वेट कर दिया। अब ये क्या किए कि पाकिस्तान की सेना जो थी वो इनकी कश्मीर तक पहुंच गई। ठीक है, सॉरी कश्मीर कर रहा हूँ, श्रीनगर तक पहुंच गई। अब ये क्या करते हैं कि जाते हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास जाने के बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे ऊपर जो पाकिस्तानी सेना है वो हावी हो गई है, आप प्लीज़ सेना अपनी भेजो और आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इन्होंने ये बोला हमारे होम मिनिस्टर से। अब हमारे होम मिनिस्टर से कहते हैं कि ठीक है चलो, अगर आप चाहते हो भारत के साथ मिलना तो हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करनी होगी। वो एग्रीमेंट थी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इनका कहना था कि आपको इस पर साइन करनी होगी और इससे क्या होगा कि आप हमारे भारत के साथ मिल जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आपकी सेना भेजेंगे, अपनी सेना भेजेंगे और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी सेना गई श्रीनगर के पास, वहाँ पाकिस्तान को खदेड़ा। लेकिन जैसे ही पीओके के बारे में बात करें, देखो पीओके जो है हमारे भारत के पास हो जाता अगर पाकिस्तान उस वक्त यूएन में ना जाकर केस करता। तो अब वो जो है केस अभी तक चल रहा है और पीओके के जो मैटर है अभी तक हमारा अटका हुआ है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, इस तरह से हमारे सारे राज्य एकजुट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देश तो बन गया। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है कि अब राज्यों का बंटवारा जो है वो कैसे होगा। देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अब जो राज्यों का बंटवारा किया गया दोस्तों यहाँ पे, वो किया गया, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन के जरिए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो जब 1950 में हमारा संविधान बना था दोस्तों, उस वक्त क्या हुआ कि 4 तरीके से यहाँ पर बात करें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी। अब इसमें क्या है कि पार्ट 1 में वो स्टेट थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे। यहाँ पे इनके अपने गवर्नर थे, स्टेट लेजिस्लेचर थे, जैसे कि आसाम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये सब जो राज्य थे यानी टोटल 9 स्टेट जो थे वो आपके ब्रिटिश प्रोविजन में थे, तो उनको एक कैटेगरी में रखा, इसको पार्ट ए स्टेट्स बनाया गया। पार्ट बी में रखा उनको जहाँ पे प्रिंसी स्टेट थे। ठीक है,
और यहाँ पे जहाँ पे बात करें तो जहाँ राज मुख्य जो थे यहाँ राज करते थे, इनकी भी अपनी लेजिस्लेचर थी। इनमें टोटल 9 स्टेट थे रखा गया, और इसमें जो था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, ठीक है, ईस्ट पंजाब था, तो ये सब थे राज्य, ठीक है, कोचीन था, राजस्थान था, ये सब थे। ये सब आपके पार्ट बी में रखा गया। पार्ट सी में अब वो आता है जो कुछ प्रोविंसेस जो थी वो ब्रिटिशर के पास थी और कुछ प्रोविंसेस जो थी वो प्रिंस स्टेट के पास थी, तो उनको पार्ट सी में रखा गया। जो आपके टोटल 10 राज्य थे, इसमें टोटल 10 थे, इसमें टोटल 9 थे, और इसमें भी टोटल 9 थे। अब इसमें जो था, बात करें पार्ट सी में, ये था अजमेर, कौर्ग, कोच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये टोटल 10 राज्य थे, ये पार्ट सी में थे। और पार्ट डी में आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड को रखा गया। तो इस तरीके से हमारा जो था राज्यों का विभाजित हुआ। पर जिस तरीके से मैं बात करूं कि काम चल रहा था, उस तरह से डिमांड आई साउथ इंडियन की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि देखिए ऐसा है कि हमें जो है राज्य का जो बंटवारा है वो आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है, यानी राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन कीजिए हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि इस तरह से साउथ इंडियन का जो कल्चर जो है वो समाप्त हो जा रहा है, हो जाएगा अगर इस तरह से चलता रहा तो अब यहाँ हमारे आते हैं, बात करें तो 1950 में उस वक्त वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो थे सब जो है कर्ता धर्ता यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा व्यक्तिगत बात करें तो उनके ही एथी में किया जा रहा था, निगरानी में, उन्हीं के अंडर ये सब काम चल रहा था। अब ये जो है यहाँ पर जून 1948 को गवर्नमेंट बोलती है कि एक बात करते अपॉइंट करती है लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन को, जिसके चेयरमैन थे एसके धार। इसके धार को बोलती है कि देखो अभी जितना भी ध्यान है, अभी तो बात करें 1948 में अभी तो सारा ध्यान जो था अभी सब कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे था। तो इनमें से बोलते हैं कि देखो ये तो है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो तुम ऐसा करो कि एग्जामिन करो कि हम जो है राज्यों का बंटवारा किस बेसिस पे करें, क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे करें या फिर क्या किस पे करें, तुम्हारी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके घर से बोलते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। तो इन्होंने एग्जामिन किया और इन्होंने बोला कि देखिए राज्यों का जो बंटवारा है वो लिंग्विस्टिक फैक्टर पे ना होके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है भारत बट जाएगा। क्योंकि अभी अभी भारत नया बना है, और अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर राज्यों का बंटवारा करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा, कोई एक दूसरे का इक्वलिटी नहीं रखेगा। तो इनका ये सोचना था, ठीक है। अब इनका जो था विरोध किया गया साउथ इंडियन के लोगों के द्वारा। वो लोग बोले नहीं, इस तरह से हमारा जो है कल्चर सब ख़त्म हो जाएगा। पर समझाया गया कि देखो अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी देंगे, जिससे आपका लैंग्वेज जो है ख़त्म नहीं होगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी इनको निकाला गया पब्लिक के द्वारा जो साउथ इंडियन में थे। फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यहाँ पे खुद कमेटी बनाती है जिसमें जेवीपी कमेटी आती है। इस कमेटी में जो मेन किरदार थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। इन्होंने मिलके एक, ये लोग भी बात करें तो कांग्रेस के हेड थे और ये बहुत पॉपुलर मान जाते थे। तो ये लोग अप्रैल 1949 में बात करें तो ये लोग अपना कमीशन ले आए, और यहाँ पे ये लोग बोले कि देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का बंटवारा करना इनके हिसाब से भी बोले कि ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब ये आया बहुत ज़्यादा ही विरोध होने लगा, और इतना ज़्यादा विरोध हो गया दोस्तों कि यहाँ पर एक बात करें कि बहुत महान शख्स जो थे जिनका नाम था पोटी श्रीमुल्लू, ठीक है। पोटी श्रीमुल्लू जो थे कांग्रेस के हेड थे, और ये बात करें तो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। गांधी जी भी बोलते थे अगर इनके जैसे अगर 10 लोग और आ जाएं भारत में, पैदा हो जाए, तो भारत बहुत महान हो सकता है और ब्रिटिश पर भाग सकते हैं। मतलब साउथ के ये बहुत पॉपुलर लीडर थे, बहुत दलितों के लिए भी काम किए, बहुत लोगों का बात करें समाज सेवा भी थे, तो कांग्रेस के लीडर भी थे। इन्होंने बोला कि देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपको राज्यों का बंटवारा करना होगा।
इसके लिए इन्होंने 56 डेज हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया। फिर इनके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये साउथ में बहुत पॉपुलर लीडर थे। अब जब इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, आक्रोशित बात करें, लोगों के अंदर इतना आक्रोश बढ़ जाता है, इतना उनके अंदर ये होता है, इमोशनल हो जाते हैं कि वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। फिर जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेशर में आके अक्टूबर 1953 को क्या कहती है कि पहली बार लिंग्विस्टिक स्टेट बनाती है। और ये आपका एक अच्छा खासा यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है जिसका नाम था आंध्र स्टेट। यहाँ पे जो लोग हैं आंध्र प्रदेश में, लोग यहाँ ज़्यादातर तेलुगु बोलते हैं। और ये पहले कैसा था, ये पहले मद्रास स्टेट में था, जो आज का तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आज अब लोग बात करें तो तमिल बोलते हैं, ठीक है। और तमिल और तेलुगु बहुत डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज जो है डिफरेंट है तमिल तेलुगु। इस वजह से लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे थे। फिर इनको देखते देखते बात करें तो और भी राज्य जो थे अगल बगल, जो पड़ोसी राज्य थे, उन्हें अंदर भी डिमांड उठने लगी बहुत ज़्यादा कि देखिए ऐसा है कि आपने आंध्र प्रदेश को तो बना दिया, अब हमें भी बनाइए, मतलब हमें भी बंटवारा कीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ गवर्नमेंट ने एक बात करें फैजल अली कमीशन लाई, ठीक है। तो जब बाकी जो रीजन के जो लोग थे वो भी चाहने लगे कि भाई यहाँ पे बंटवारा होना है, तो फैजल अली कमीशन यहाँ पे री एग्जामिन किए पूरा। और यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है रिजेक्ट करते हैं उस थ्योरी को जो वन लैंग्वेज वन स्टेट है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है यूनिटी और डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे सबकी आज़ादी हो और सबका इक्वलिटी हो, सबका एकता हो, इस विषय में इस चीज़ को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। और यहाँ पर बात करें तो 4 फैक्टर, मेजर फैक्टर हैं जिसके वजह से जब भी अगर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसको ध्यान में रखा जाएगा कि कंट्री की जो प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी जो है और सिक्योरिटी ये मेंटेन रहे, लिंग्विस्टिक और कल्चर होमोजेनिटी मेंटेन हो वहाँ पे, फाइनेंशियल इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन हो, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल उनके लिए हो। तो इन सब 4 फैक्टर को रखते हुए दोस्तों यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होगा। तो आपको कभी भी बात करें तो स्टेटमेंट बेसिस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनडीए एग्जाम में, या फिर आप अगर यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी का या एसएससी का भी, तो इस टाइप का आपसे स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेलवे में तो आई थिंक बहुत कम ही पूछा जाएगा, ना के बराबर, और बिहार पुलिस में। तो याद रखिए एनडीए के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे 4 ऐसे मतलब दे देगा, 2 ऐसे स्टेट दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, और बोलेगा कि बताओ ये कौन, जो फैजल कमीशन है, क्या ये 2 पॉइंट एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट सही, ऐसा कुछ होता है ना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से बांटा। तो इस तरह से दोस्तों बात करें तो राज्य जो थे वो उनका रीऑर्गेनाइजेशन होने लगा। अब देखो तो दोस्तों इस तरह से जो कमीशन बनाए गए थे उस वजह से क्या हुआ कि 4 फोल्ड का जो क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों कि देखिए जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी था उन सबको लिया गया, और पार्ट सी जो था स्टेट जो था उसको एबॉलिश किया गया, ठीक है। और इन सब को बाद में क्या हुआ कि सब करने के बाद एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी गई 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में ये सब हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरह से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखो जो पार्ट सी वाला था ना वो सबको इमर्ज किया गया, तो उसके साथ इमर्ज करने से अपने आप क्या हुआ कि वो पार्ट सी जो थे एबॉलिश हो गई। अब उसके जगह क्या किया गया, देखो कि रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 1956 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि केरला स्टेट नया बनाया गया और यहाँ पे इमर्ज किया गया त्रवणकोर को और कोचिंग स्टेट्स को, ठीक है। यहाँ पर पहले इसका क्या था कि कुछ जो मलबार डिस्ट्रिक्ट था वो मद्रास में था, और जो बाकी का जो था साउथ कनारा वो आपका मैसूर में था, यानी आज का जो कर्नाटक है उसमें था। यहाँ पर बात करें जो तेलुगु
स्पीकिंग के जो लोग हैं हैदराबाद के और जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं उन सबको इमर्ज किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देखने को मिला है कि जो मध्य भारत स्टेट है, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन सबको एक साथ मिलाकर यहाँ पे मध्य प्रदेश बनाया गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह बात करें कि सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट्स को यहाँ पे बॉम्बे से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, और जो कि आपका यहाँ पे बात करें तो ये गुजरात जो था ये बनाया गया। ठीक है, मैसूर को भी इसी तरह दोस्तों बात करें तो अलग किया गया। पटियाला, देखो पटियाला और ईस्ट पंजाब जो था ये सब को इंक्लूड कर इमर्ज करके एक पंजाब स्टेट बनाया गया। अजमेर को इंक्लूड करके अजमेर को इंक्लूड किया गया राजस्थान में और राजस्थान स्टेट बना। ठीक है, इसी तरह बात करें कि जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो यूनियन टेरिटरीज थी जैसे कि लोकद्वीप, मोनिकोई, ठीक है, अमीन डीवी, ये सब आइलैंड थे जो कि बाद में इसको क्या हुआ इमर्ज कर किया गया और इसको लक्षद्वीप आइलैंड बनाया गया। ठीक है, अभी जिस तरह से बात किया कि यहाँ पर 1960 में क्या हुआ कि महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ। ठीक है, मराठी लोगों का महाराष्ट्र हो गया और गुजराती लोगों के लिए गुजरात हो गया। और यहाँ पे जो गुजरात बना वो हमारा 15 स्टेट्स बना था। ठीक है, जो दादर और नगर हवेली जो थी जो पुर्तगाली रूल कर रहे थे और गोवा में दमन दीव में, वहाँ पर क्या हुआ कि इनसे हम लोग को जो एक्वायर की हुई टेरिटरीज थी उन सब को कन्वर्ट किया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, और यहाँ पे 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से इसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। अब जो थे यहाँ पे गोवा, दमन दीव, ये ऐसे पुर्तगाली जो थे जो कि 500 साल से रूल कर रहे थे। ठीक है, 1560 से ये लोग रूल करते आ रहे हैं, पुर्तगाली जाने को तैयार नहीं है। यहाँ भी हमने पुलिस एक्शन किया 1961 में, और बाद में क्या हुआ कि 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1962 में ये जो होता है बाद में लेटर ये जो गोवा, पहले तो यूनियन टेरिटरीज बनती है, बाद में लेटर गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है, फिर दमन दीव को सेपरेट एक यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों। अब जो हमारे ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा टोटल रीऑर्गेनाइजेशन 2020 तक चलेगा। ठीक है, 2020 तक क्या हुआ, मतलब 2014 तक टोटल 29 स्टेट बने थे और 9 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक है, तो ये टोटल कहानी जो था हमारा 2020 तक चलेगा। ठीक है, 2019 में ही 9 टेरिटरीज बनी थी, लद्दाख को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये सब पूरा कहानी है दोस्तों, जो कि आपको बहुत हूबहू रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है और ये केवल बेसिक्स है। ठीक है, जो एसएससी की सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ठीक है, ये सब पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जो यूपीएससी वाले हैं, जो बीपीएससी वाले हैं, उनके लिए तो ये सब काफ़ी बेसिक है, जो कि आना एकदम ज़रूरी ही है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो उसी तरह बात करें कि पौंडीचेरी जो थी, जो फ्रांस के पास थी, उन्होंने, ये तो फ्रांस हमारा पहले से दोस्त रहा था, तो उस वजह से फ्रांस ने हमें हैंड ओवर कर दिया अपनी टेरिटरीज को 1954 में। ठीक है, और इसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया बाय द 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, नागालैंड भी 1961 में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स बनाया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, सॉरी। और नागा हिल के जो लोग थे वो उनसे लेके हम लोग यहाँ पे हुआ। बाद में बात करें कि हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब से क्या हुआ कि यहाँ पे चंडीगढ़ अलग हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश अलग हुआ है। हरियाणा से हिमाचल प्रदेश आपका अलग होता है 1971 में। और यहाँ पे बात करें यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिलता है हिमाचल प्रदेश को, और यहाँ पे 18 स्टेट्स जो होते हैं जो इनको दर्जा दिया जाता है, ये 18वां स्टेट्स बनता है राज्य। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये सब हिंदी में है। इसी तरह हम लोग मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इसको भी हम लोग बात करें तो 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के तहत मेघालय को भी दोस्तों ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को हम लोग निफा कहते हैं। ठीक है, निफा मतलब बात करें तो नॉर्थ, ये देख रहे हो आपको, नॉर्थ ईस्ट फॉरेनर एजेंसी जो थी, इनको नफा कहा जाता था। बाद में इनको अलग अलग किया गया। ठीक है, और सब स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, मेघालय को भी यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सब था। ठीक है, अब आते हैं सिक्किम को देखो, यहाँ पे रेफरेंडम के जरिए हम लोग का बात करें तो स्टेट्स बना। सिक्किम में क्या हुआ था कि वहाँ रेफरेंडम की गई 1975 में, वोटिंग हुआ। वहाँ के जो लोग थे हमारे इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, इस वजह से वो लोग वोटिंग किए। और वहाँ पे जो राजा, जो प्रिंसी स्टेट था सिक्किम, तो वहाँ राजा रूल कर रहा था चोग्याल, उस वक्त से रूल कर रहा था, काफ़ी अयासी राजा था। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी डिफेंस थी, गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस भेजी, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की, सिक्किम के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन हुआ। वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, वोटिंग हुआ और सिक्किम हमारा राज्य बन गया।
ठीक है। और इससे भी बात करें तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए सिक्किम को यहाँ पे हम लोग राज्य का दर्जा दिए, जो कि हमारा 22वां स्टेट बना, ठीक है, याद रखिए 22वां स्टेट बना सिक्किम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या हुआ, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद करना जरूरी है। उसी तरह बात करें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 1987 में दोस्तों बात करें कि ये 3 स्टेट जो थे, मिजोरम हो गई, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, ये बाद में क्या हुई कि इनको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये 23rd स्टेट बने, 24 और 25 स्टेट बने। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज मिजोरम जो थी, बात करें, इनको फुली यहाँ पे स्टेट का दर्जा दिया गया। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था यहाँ पर। अब बात करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि इसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया 1972 में, ठीक है। 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑफ गोवा वाज क्रिएटेड बाय सबनेक्टिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव, जो कि मैंने अभी सब कुछ बताया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में अलग हुए, ठीक है, इनको नया स्टेट दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से, और झारखंड जो था आपका बिहार से अलग हुआ 2000 में। तो ये सबको अलग राज्य बनाया गया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना, जो कि अभी हाल में बात करें 2014 में यहाँ पे स्टेट्स बनाया गया, और ये जो स्टेट रहा हमारा 29 स्टेट रहा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टेट्स का जो ये देखो, ये सब मैं आप देख सकते हो स्टेट का नामकरण कैसे हुआ। तो देखो पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश को हम लोग 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविजंस कहते थे, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके 1950 में तुरंत इसको उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में इसको मद्रास को यहाँ रीनेम करके तमिलनाडु किया गया, ठीक है। ये सब था। सिमिलरली उसी तरह 1973 में यहाँ पे मैसूर को रीनेम किया गया कर्नाटका, और उसी तरह हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को बात करें तो नाम दिए गए, जैसे कि लक्षद्वीप था, मिनिकोई था, ये सब जो आइलैंड था ये सबको लक्षद्वीप दिया गया। 1992 में जो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली को, उसको एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया दिल्ली, जिसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके थ्रू किया गया दिल्ली, तो देखो ये किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 2006 में क्या हुआ कि उत्तरांचल जो था इसको रीनेम किया गया आपका उत्तराखंड में, ठीक है, 2006 में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी को भी दोस्तों बात करें, इसको रीनेम किया गया पुदुचेरी, ठीक है। 2011 में उड़ीसा को किया गया उड़ीसा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखो दोस्तों, आज का जो भारत है ये हमारे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो अपने इमेज में, मतलब अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में, कि इस तरह का आज का भारत है। मैंने वो सभी पॉइंट जो है A to Z आपको डिस्क्राइब करके बताया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पॉलिटी का अगर लेक्चर देखना चाहते हो आगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर आप करेंट अफेयर वगैरह वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सेक्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।